एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी पत्नी मर गई तो मेरी दो बेटियां थीं। मुझे उनकी फिक्र बहुत थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और कमाने के लिए बाहर विदेश चला गया। और मेरी बेटियों को मेरी विधवा बहन पालने लगी थी और कहती थी मैं माँ बन के उनको पालूंगी। मैं हर महीने पैसे भेज देता था, लेकिन जब बेटियों से बात करवाने को कहता तो बहन टाल देती थी। इसी तरह 2 साल बीत गए, पर बेटियों से बात नहीं हो पाई थी। तो मैं अचानक उनसे मिलने हिंदुस्तान आ पहुंचा था। मैं घर का दरवाज़ा बजाने लगा, कलेजा मुंह को आ गया था। मेरी बेटियां भिखारियों के कपड़ों में घर के बाहर। मैं जो ही दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ तो उड़ती हुई प्लेट मेरे कदमों में आ पड़ी थी। अंदर से आई हुई चीज़ की आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया, आज फिर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। मैं ही आगे बढ़ा था कि इस झगड़े की वजह समझ सकूं। आवाज़ रसोई की तरफ से आ रही थी। मैं जो ही रसोई के दरवाजे पर दाखिल हुआ था, एक और प्लेट उड़ती हुई मेरी तरफ आ गई थी। मैं जल्दी ही एक तरफ भागकर अपना बचाव किया। प्लेट दरवाजे से टकराकर मेरे कदमों में जा गिरी थी और मेरे पैरों के पास आकर वह प्लेट बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। हैरानी और परेशानी से मैं सुन्न होकर प्लेट फेंकने वाले की तरफ देखने लगा और अपनी बहन को खड़े देखकर हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं गुस्से में दहाड़ मारा। किसी पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। वह दोनों एक नज़र मुझ पर डालकर आपस में वैसे ही बहस तकरार में बिजी हो गई थी जैसे पहले बिजी थी। मैं कुछ देर खड़ा उनकी बहस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। न जाने वे दोनों कौन सी बात को लेकर बहस कर रही थी। फिलहाल तो यही लग रहा था कि झगड़े की कोई एक खास वजह नहीं है। मैं वहाँ खड़ा रहा। आखिर मैं क्या करता? फिलहाल अपने आप को बचाता हुआ कमरे में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके आराम से टीवी देखने लगा। मुझे मालूम था अभी थोड़ी देर में ही सुलह और अपनी अपनी सफाई देने के लिए वे दोनों मेरे पास ही आएंगी। इसलिए मैं पांव पसार कर टीवी देखने में मगन हो गया था। ये तो कहानी का शीर्षक था। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम रवि है। हम दो ही बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी। मैं कमाने के काबिल हुआ तो पापा का एक कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया था। हमारे छोटे से परिवार पर गम का साया पड़ चुका था। मेरे पापा का मौत का मुझे बहुत सदमा हुआ था, क्योंकि मैं पापा के बेहद करीब था। मगर हमारे घर में तो गमों ने डेरा डाल लिया था। पापा ने अपनी ज़िंदगी में ही मेरी बहन को विदा कर दिया था। वह अपने घर की हो गई थी। पापा के देहांत के बाद कुछ हफ्ते मेरी बहन हमारे साथ बिताकर मेरी बहन पूनम अपने ससुराल वापस लौट गई थी। मैं और माँ ही रह गए थे। माँ हर टाइम पापा को याद करके रोती रहती थी। मैं माँ की हालत देखकर उदास हो जाता था। मैं चाहता था कि माँ पापा की मौत का गम अपने सर पर सवार ना करे, क्योंकि इस तरह वह खुद भी बीमार हो सकती थी। पापा के बाद मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। इतनी भरी दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था। फिलहाल मैं अपने माँ का एक ही सहारा था। मैं उनको जिंदगी की तरफ लाने की बेहद कोशिश कर रहा था। हर वक्त उनको बातों में बिजी रखता था। धीरे धीरे माँ भी बहल गई। वह वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी। पापा का गम खत्म तो नहीं हो सकता था, मगर वक्त के साथ साथ कुछ भर गया था। माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई तो उन्होंने मेरे लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था। मैं भी खुश था कि चलो इस बहाने माँ भी कुछ बहल जाएंगी। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो मेरी माँ को मुझसे अलग ना कर सके, बल्कि वह हमारे घर और हमारे माहौल में घुल मिल जाए। माँ की भी यही इच्छा थी। माँ ने अपने रिश्तेदारों में और अपने जानने वालों में लड़की की बात छेड़ दी थी कि अगर तुम लोगों के नज़र में कोई लड़की हो तो अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मेरी माँ लड़की ढूंढने की तलाश खत्म हो गई। माँ ने मेरी बहन के ससुराल के रिश्तेदारों में एक लड़की पसंद कर लिया। माँ ने मुझसे मेरी राय पूछी थी तो भला मुझे क्या एतराज़ होना था। मैं माँ की पसंद और मर्जी में खुश था। मैं चाहता था माँ अपनी पसंद से ही बहू इस घर में लेकर आए, ताकि बाद में भी माँ को वह पसंद रहे और माँ उसमें बुराई ना ढूंढे। लड़की वालों ने भी जल्दी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। माँ शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। माँ को मेरी शादी की तैयारी करते देखा तो मुस्कुरा देता था। दुनिया जहाँ की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने अपनी बहू के लिए ना ली थी। वह बड़े अरमान और शौक से मेरी पत्नी के लिए लहंगे, कपड़े और जेवर तैयार कर रही थी। मेरी बहन भी उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी। मेरी बहन रोजाना ही माँ के साथ बाजार जाने को तैयार होती और दोनों जी भरकर खरीदारी करती। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। मेरी पत्नी मोहिनी मेरी जिंदगी में चली आई। मोहिनी एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। उसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। उसने जल्दी ही अपना मुकाम मेरे दिल में और इस घर में बना लिया। माँ की बहुत इज्जत और सेवा करती थी। माँ के आगे पीछे घूमती रहती थी। मुझे उसे कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई।
वैसे भी हमारी शादी को ज़्यादा साल ना गुजरा था, मगर मुझे मालूम हो गया था वह अपने जिंदा दिल से कभी भी माँ के दिल में ना उतरेगी, क्योंकि वह इज्जत करने वाली और ख्याल करने वाली लड़की थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी। मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो चुका था। मुझे अपने किस्मत पर यकीन नहीं होता था। मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली थी जिसने आकर मेरे घर को और स्वर्ग बना दिया था, मेरी पर्सनैलिटी को और निखार दिया था। हर काम वक्त पर करती और बड़ी तरीके से और साफ सफाई से करती। उसके अंदर कूट कूट कर गुण भरा हुआ था। दफ्तर में भी सभी लोगों ने महसूस किया था मेरे अंदर कितने बदलाव आए थे। मुझे खाना हमेशा वक्त पर मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते, मुझे दफ्तर पहुंचने में भी किसी तरह की देरी ना होती। उसके आने से पहले मेरी माँ ही मेरा सारा काम करती थी, मगर मैं अपनी माँ को ज़्यादा काम करने ना देता और अपना काम खुद करने की कोशिश करता था। मगर मैं इतनी सफाई से काम ना कर पाता था जैसे मोहिनी किया करती थी, और पहले मैं अक्सर दफ्तर के लिए लेट हो जाया करता था। और अब कपड़े मुझे सलीके से इस्त्री किए हुए मिलते, जिस तरह एक औरत कर सकती थी। मोहिनी मेरे कपड़े इस्त्री करती, कपड़ों पर एक भी सिलवट बाकी ना रहती। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी और भगवान से हमेशा इसी तरह खुश रहने का हमेशा प्रार्थना किया करता था। मेरी पत्नी मोहिनी और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता रहता था। मुझे तो ऐसी पत्नी मिली थी जिसके आने से हमारे घर में भी रौनक आ गई थी। माँ का भी दिल लग गया था। भगवान ने मेरे घर को लक्ष्मी से भर दिया था और इस घर में 2 बेटियां फूल की तरह बिखर गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे बेटियां बहुत पसंद थी और मेरी बेटियां थी इतनी प्यारी, बिल्कुल परियों जैसी थी। मैं अपनी बेटी पर जान निछावर करता था। मोहिनी अब बहुत बिजी हो गई थी। वह अपनी बेटियों के साथ साथ मेरा और माँ का बेहद ख्याल रखती थी। माँ को घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। माँ भी अपने पोतियों को पाकर बहुत खुश थी। वह सारा दिन अपनी पोतियों को संभाल कर बैठी रहती थी। मोहिनी घर के काम काज में बिजी रहा करती थी। दोनों सास बहू का प्यार एक मिसाल था। मैं कभी कभार तो डर जाया करता था कहीं सास बहू के इस प्यार को मेरी नज़र ही ना लग जाए। मैं रिश्तेदारों में और आस पड़ोस मोहल्ले वालों में हमेशा ये देखता था कि बहू के आते ही घर का नक्शा ही बिखर जाया करता था। हमारे मोहल्ले की अक्सर औरतें माँ के पास आकर अपनी अपनी बहू की बुराइयां किया करती थी। इस तरह उन्होंने उनके नाक में दम कर रखा था। मैं भी माँ के पास बैठकर उनकी बातें सुना करता था। मोहल्ले की औरतों को अपनी बहू की बुराई करते हुए सुनता रहता और उनको उल्टी सीधी सलाह भी देता। आप इस तरह अपनी बहू को काबू करने की कोशिश करो। औरतें मुझे कहा करती थी, जब तेरी पत्नी आएगी तो तुझे पता चलेगा। जब तेरी पत्नी और तेरी माँ आपस में लड़ेंगी, उनका फैसला करना जितना मुश्किल होता है। फिलहाल मेरे दिल में डर बैठा हुआ था, कहीं मेरी पत्नी आकर मेरा घर ना बिखेर दे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी माँ और पत्नी दोनों प्यार का मिसाल थी। एक दिन हमारी जिंदगी में वह तूफान आ गया। मेरी बहन शादी के 12 साल के बाद विधवा होकर हमारे घर आकर बैठ गई। माँ को जवान बेटी का विधवा होने का बेहद दुख था। उनकी खुशी फिर से उदासी में बदल गई थी। हर वक्त उदास रहा करती थी। अपनी बेटी को देखकर ठंडी आहें भरा करती थी। मेरी बहन को शादी के 12 साल के बाद भी कोई औलाद नहीं थी। औलाद क्या होती उसे नहीं मालूम था। अब उसका पति भी चल बसा था। वह खुद भी उदास रहा करती थी। ऐसे में मोहिनी मेरी बहन और माँ को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन दोनों की दिलजोई करती रहती थी। उन दोनों की ढाल बनकर उन्हें हिम्मत और हौसला देती थी। मैं भी अपनी बहन की दिलजोई में लगा रहता। मोहिनी और मैं मिलकर काफ़ी हद तक माँ और अपनी बहन को संभाल लिया था। घर का माहौल फिर से कुछ अच्छा हुआ, मगर कुछ साल में ही न जाने ऐसा क्या हुआ। अब मेरी माँ मुझे दबे दबे शब्दों में मेरी पत्नी की शिकायतें करना शुरू कर दिया था। मैं हैरान था, ऐसा क्या हो गया कि मोहिनी ने माँ को शिकायत का मौका दे दिया। मैंने 1-2 बार माँ की शिकायत सुनकर मोहिनी से शिकायत की तो वह हैरानी से मुझे देखने लगी। उसने मुझसे कोई बहस नहीं किया और सिर्फ इतना ही कहा कि मैं कोशिश करूँगी आइंदा उनको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मगर कुछ ही महीने में दोबारा माँ को उससे शिकायतें शुरू हो गई थी। अब तो माँ के पास शिकायतों का भंडार होता था। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ है। मैंने जाकर मोहिनी की खबर ली तो वह भी फट पड़ी। उसने मुझे माँ की ढेरों शिकायतें कर दी। मैं उसका शिकायत सुनकर हैरान था। ना तो मेरी माँ ऐसी थी जैसा वो बता रही थी और ना ही मोहिनी ऐसी थी जैसा माँ ने कहा था। मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता था और उनके आपस में प्यार मोहब्बत की तारीफ किया करता था। मगर अब क्या हो गया था, मैं इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मोहिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसके तेवर देखकर नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात सुनने को तैयार होगी या वो मेरी बात मान लेती। उसकी तरफ से मायूस होकर मैं माँ को समझाने लगा,
मगर माँ तो मेरी बात सुनकर हैरानी से मुझे घूरती रह गई। अच्छा, तो तुम अपनी पत्नी की तरफदारी करोगे? माँ का शब्द सुनकर मैं हैरान था। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर में सुख और शांति बना रहे जैसे पहले रहा करता था। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि घर में पहले जैसा प्यार मोहब्बत हो जाए। अब ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हारी पत्नी के तेवर बदल गए हैं। शायद उसको मेरी बेटी का यहाँ रहना पसंद नहीं आया, मगर वह कहाँ जाएगी? उसके बाप का घर है और इस घर में उसका भी तो इतना ही हिस्सा है। मैं हैरान होकर माँ की बात सुन रहा था। भला मोहिनी को मेरी बहन के यहाँ रहने से क्या ऐतराज हो सकता था? मैं जानता था इस घर में मेरी बहन का भी हिस्सा था। ना तो कभी मोहिनी ने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा था, मगर मैं माँ को ये बात कह न सका। वह अपनी बात पर अड़ी रही और मैं चुपचाप वहाँ से उठकर घर में घुस गया था। मामला तो वहीं का वहीं अटका हुआ था। मोहिनी चुपचाप घर के कामों में बिजी रहती थी। मैं उसे बुलाने की कोशिश करता तो मुझे भी काट खाने को दौड़ती। न जाने उसका मिजाज इतना कैसे बदल गया था। वह तो एक हंसमुख सी इंसान और दिल लगाने वाली लड़की थी। मगर माँ सही कहती थी, उसके तेवर अब बदल गए थे। दूसरी तरफ माँ भी हर वक्त शिकायतों का भंडार लिए बैठी रहती। वह अपने मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती थी। कुछ ही दिनों में बहस व तकरार के साथ लड़ाई हाथापाई तक का नौबत पहुंच आई थी। मोहिनी और मेरी बहन के बीच लड़ाइयाँ होती थी। मोहल्ले वाले भी अपने घरों से निकलकर झांकने लगे थे। अब तो लड़ाई झगड़े की आवाज़ मेरे ही घर से रोज आया करती थी। मैं मोहिनी को समझाने की बेहद कोशिश की। इस तरह लड़ना बहुत बुरी बात है। देखो, आपस में मोहल्ले वाले भी हमें देख देख कर हंस रहे हैं। मगर मोहिनी समझने को तैयार नहीं थी। अगर आप अपनी बहन को ये सब समझाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहस वही शुरू करती है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता था, मगर उसको कुछ भी कह नहीं सकता। मैं उन दोनों के बीच में पिसकर रह गया था। ना मेरे बस में अपनी बहन को लगाम लगाना था और ना ही मैं अपनी पत्नी को काबू कर सकता था। फिलहाल उन दोनों को आपस में लड़ता देखकर एक तरफ बैठ जाता था और माँ तो अपनी बेटी की तरफदारी किया करती थी और मोहिनी को ही बुरा भला कहा करती थी। मगर मोहिनी ने आज तक कभी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया था, मगर वह मेरी बहन को ऐसी ऐसी जवाब देती कि मैं खुद भी हैरानी से अपना मुंह खोलकर खड़ा रह जाता। मैं जब भी मोहिनी से शिकायत करता तो वह आगे से यही कहती, मेरे मुंह में भी जुबान है, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं? आपने तो कभी मेरा साथ दिया ही नहीं है और मुझे तो लगता है ना ही आपको मेरा साथ देना है। मुझे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। मैं उस दिन की बहस तकरार से तंग आ गया था। फिलहाल मैं उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब चाहे वह लड़ती रहे, जो मर्जी करती रही, यही अच्छा है, मुझे परवाह नहीं। मगर मैं दिल ही दिल में सख्त परेशान था। माँ की तबीयत काफ़ी खराब होने लगी तो उन दोनों की लड़ाइयाँ थम गई थी। मैं खुश था कि चलो माँ की वजह से दोनों को कुछ तो अकल आई। माँ की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मोहिनी ने ऐसे तो माँ की बहुत सेवा की, मेरी बहन भी माँ की सेवा में जुटी रहती। माँ की बीमारी के नतीजे दोनों एक हो गई थी और घर में फिर से सुकून आ गया था। मगर माँ की बीमारी जानलेवा साबित हुई और इस बार माँ न बच सकी। फिलहाल उनको जवान बेटी विधवा होने का बहुत गम था। माँ की मौत से हम सभी सिसकते बिलकते रह गए थे। घर में बेहद उदासी छा गई थी। माँ के रहने पर जो रौनक थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। मोहिनी अपने कामों में बिजी रहती, जबकि मेरी बहन भी अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रहती। उसको सिलाई करने और स्वेटर बुनने का बहुत शौक था। फिलहाल उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए स्वेटर बिनना और सिलाई का काम शुरू कर दिया था। कुछ मोहल्ले की औरतें उसके पास अपने कपड़े सिलाई करवाने के लिए आ जाया करती थीं तो उसका भी दिल लग जाया करता था। मैं इस बात पर बड़े तसल्ली में था कि चलो दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहती हैं और आपस में बेशक ज़्यादा बातचीत नहीं करती, मगर लड़ाई भी नहीं होती। मगर ये सुकून कुछ ही दिनों का था। जैसे ही माँ की मौत का गम हल्का हुआ, घर में फिर वही लड़ाई शुरू हो गई। मेरी विधवा बहन और मेरी पत्नी की लड़ाइयाँ तो इतने जोरों शोरों पर था कि मोहल्ले वाले भी अब हमारे घर से दुखी रहने लगे थे। कई बार समझा चुके थे कि आपस में गाली गलौज और मारपीट करना बहुत गलत बात है। मेरी शादी को अब 13-14 साल बीत चुका था। मेरी बड़ी बेटी 12 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक मोहिनी काम करते हुए रसोई में गिर पड़ी। मैं उस वक्त दफ्तर में मौजूद था। मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया तो मैं दफ्तर से दौड़ता चला आया। मैं जल्दी मोहिनी को लेकर अस्पताल पहुंचा, मगर डॉक्टर की बात सुनकर मैं बेहद सदमे का शिकार हुआ। मोहिनी इस दुनिया में नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आया। अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी बच्चियों की तरफ देखता तो मेरा दिल भी भर जाता था। वे दोनों मासूम छोटी सी उम्र में अपनी माँ के प्यार के लिए मोहताज हो गई थी। मुझे अपनी बच्ची की खातिर खुद को संभालना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके सामने टूटकर बिखर जाऊं और सदमे का शिकार हो जाऊं।
मेरी बहन मेरी बच्चियों की बुआ है, उन दोनों को संभाल लेगी। घर का सारा काम भी मेरी बहन झटपट निपटा लिया करती। मेरा दुख तो किसी तरह कम होने में नहीं आ रहा था। मेरी बहन तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी, मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि बच्चियों की ज़िंदगी में माँ की कमी पूरी हो सके। मगर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी ज़िंदगी मोहिनी के लिए कुर्बान कर दिया था। उसके मरने के बाद भी मैं उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता था। मैं बच्चियों के लिए सौतेली माँ लाने से अच्छा था कि वो बिन माँ के ही बहल जाए। और फिर घर में ख्याल रखने के लिए मेरी बहन तो मौजूद थी। फिलहाल मैंने अपनी बहन की कोई बात नहीं माना और तन्हा जिंदगी बिताने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी बच्चियों के लिए कुर्बान कर दी थी। दफ्तर से आने के बाद मैं सारा दिन उनके दिल बहलाने में लगा रहता। मैं उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में हमेशा सवाल करता था ताकि उनकी पढ़ाई नज़रअंदाज ना हो सके। वे दोनों अपनी बुआ का साथ पाकर काफ़ी हद तक बहल गई थी। मुझे दफ्तर की तरफ से विदेश जाने का मौका मिला तो मैं अपनी बच्चियों के अच्छे भविष्य के खातिर ये ऑफ़र स्वीकार कर लिया था। अब मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता था। मुझे तो अपने घर में और अपने शहर में भी सुकून नहीं था। मेरी पत्नी की मौत के बाद मेरा दिल लगाना बेहद मुश्किल था। फिलहाल मैंने ऑफ़र स्वीकार कर लिया और विदेश आ गया। मेरी बहन काफ़ी हद तक मेरी बच्चियों को संभाल लिया करती थी। उसने मेरा विदेश जाने का सुनकर मेरी बच्चियों को अपने सीने से लगा लिया था और कहा कि मैं उनको कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी, अपने कलेजे से लगाकर रखूंगी, माँ बनकर पालूंगी। मैं भी तसल्ली में था। मेरी बच्चियाँ मेरी पत्नी के बाद मेरी बहन से ही अटैच थीं। फिलहाल मुझे किसी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बाहर विदेश आ गया। अपनी बहन को महीने महीने बच्चों के लिए खर्च पैसे भेजता था। मुझे वहाँ काम करते लगभग 1.5 साल हो गया था। मेरी अपनी बहन से तो फ़ोन पर रोज़ बात हो जाया करती थी, मगर बच्चियों से बात ना हो पाती थी। जब भी मैं अपनी बहन से बच्चियों से बात करवाने को कहता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी। मुझे नहीं मालूम था वह मेरी बच्ची से मेरी बात क्यों नहीं करवाना चाहती थी। मैं कोई भी वजह समझ नहीं पा रहा था। विदेश गए 1.5 साल हो गया था। अब मेरा दिल बच्चियों से मिलने का बेताब था। मुझे छुट्टी मिली तो मैं बगैर बताए ही हिंदुस्तान चला आया। जैसे ही मैं घर के अंदर नज़दीक पहुंचा तो घर के कुछ दूरी पर मैंने फटे पुराने कपड़ों में अपनी बेटी की शक्ल में एक लड़की को देखा था जो कि भीख मांग रही थी। मुझे झट से अपनी बेटी याद आ गई और ये देखकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि उनकी शक्ल काफ़ी हद तक मेरी छोटी बेटी से मिलती थी। भला मेरी बेटी ऐसे हुलिया में यहाँ कैसे हो सकती थी। मैंने अपने सर को झटक कर आगे बढ़ा। जो ही दरवाजे के करीब पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाने लगा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी भिखारन के हुलिये में घर के पास ही मौजूद थी। वह भी घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वह मुझे देखकर चौंक गई, अपनी जगह पर खड़ी रह गई। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था। अब की बार मैं पहचान गया था, वो मेरी ही बेटी थी। मैंने उसको बाजू से पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये सब क्या है, मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा था तो वह रोती हुई मेरे सीने से आ लगी थी। बुआ ने हमें कहा है कि तुम्हारे पापा तो कोई पैसे नहीं भेजते, बाहर से कमा कर लाओ तो ही खाना मिलेगा। हम दिन भर के दिहाड़ी इकट्ठी करके पहले बुआ के हाथ में ले जाकर रखते हैं तो हमें कुछ खाने के लिए मिल जाता है। अपनी बेटी के शब्द सुनकर मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। ऐसा कैसा मुमकिन था। मैं तो हर महीने बाकायदा से उसे पैसे भेजा करता था। अगर मैं पैसे ना भी भेजता तब भी मेरी बेटियों को भिखारी बनाकर सड़क पर भेजने के बजाय उसे खुद बाहर निकलकर भीख मांगनी चाहिए थी। मैं गुस्से में भरा हुआ था। मैंने जल्दी ही अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर उस जगह पर चला गया जहां मैं अपनी बड़ी बेटी को खड़े देखा था। वह भी उसी जगह खड़ी थी। जब उसने नज़रें ज़मीन पर झुकाई हुई थी, मैंने उसके पास पहुंचकर उसे आवाज़ दी तो वो मुझे देखकर चौंक गई और पापा कहकर मुझसे लिपट गई। मैं अपनी दोनों बेटियों को बाहों में भरकर आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल दिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मुझे अपने सामने देखकर बिल्कुल सुन्न रह गई थी, जबकि मेरी दोनों बेटियां भी भिखारन के कपड़ों में और कितनी बुरी हालत में थी। और मैं अपने दोनों बेटियों को अपने बाहों में लेकर उसके सामने खड़ा था। मेरी बहन के चेहरे के रौनक उड़ गए थे। कब आए विदेश से पूछने लगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपनी बहन पर चिल्ला पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटियों से भीख मंगवाते हुए हर महीने तुम्हें खर्च के पैसे भी भेजता हूँ, कहाँ है वो पैसे? तुम उन पैसों का क्या करती हो जो तुम्हें मेरी बेटियों को 2 वक्त का खाना देने के लिए भी उनसे भीख मंगवानी पड़ी? मेरा बस ना चल रहा था कि मैं अपनी बहन को जान से ही मार डालूं, मगर मेरी माँ ने मेरी ऐसी परवरिश नहीं की थी। मेरी बहन ने जो कुछ भी मेरी बेटियों के साथ किया था
मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। मेरा बस चलता तो अभी के अभी बहन को घर से निकाल कर चलता कर देता, मगर वह भी कहाँ जाती। उसका मेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसको भी ऐसे ही भीख मांगनी चाहिए जैसे उसने मेरी बच्चियों को भीख मंगवाई थी। मैं ये सब सोचते हुए गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि वह चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मुझे नफरत है तुम्हारी बच्चियों से, वो बोली तो मैं हैरान हुआ। उसका चेहरा देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनसे नफरत करती हो और उनको भिखारी बना दिया? क्योंकि ये मोहिनी की बेटियां हैं तुम इतनी हद तक गिर जाओगी। तुमने उसके बच्चों को इस हाल तक पहुंचा दिया। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तुमको तो जरा भी शर्म नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था मेरी बेटियों को माँ बनकर पालोगी। क्या माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक करती है? और तुम ये भूल गई कि मोहिनी के बच्चों के साथ साथ मेरी भी बच्चियां हैं। तुम्हारी पत्नी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तो उसकी शादी तुमसे इसलिए करवाया था क्योंकि मैं मोहिनी के भाई को चाहने लगी थी, और इसी वजह से मैंने अपने पति को भी रास्ते से हटा दिया था। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी पत्नी मेरे रास्ते का कांटा बनेगी और वह अपने भाई से मुझे दूर करने का हर मुमकिन कोशिश करेगी। तुम्हारी पत्नी मोहिनी को पता चल गया था कि मैं अपने पति का एक्सीडेंट करवाया है, वह भी सिर्फ उसके भाई के इश्क में। और मोहिनी का भाई भी मोहिनी की तरफ धोखेबाज निकला और वह भी विदेश चला गया। इसी वजह से मोहिनी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मोहिनी कहती थी कि तुमने अपने पति को मरवाया है और तुम मेरे भाई को भी मरवा दोगी। जब तुम्हें 12 साल के अंदर अपने पति से प्यार नहीं हुआ, उसको मौत के घाट उतार दिया और तुम किसी की भी नहीं हो सकती हो। उस दिन वह बड़ी गुस्से में थी और वह कह रही थी कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी, तुम्हारे सास ससुर के सामने फोड़ूंगी। तुमने ही अपने पति को मरवाया है और तुम जेल के सलाखों के पीछे होगी। तभी मुझे गुस्सा आया और मोहिनी को भी मौत के घाट उतार दिया। उसका सर मैंने पानी के अंदर काफ़ी देर तक डाल दिया, जिससे उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई और उसको दिल का दौरा पड़ा और वह मर गई। इसलिए मैं उसकी दोनों बेटियों से नफरत करती हूँ और मैं अपने पति के साथ 12 साल बिताए, लेकिन मुझे कोई औलाद नहीं हुई। उसका गुस्सा मुझे अलग से था। मेरी सास ने मेरे पति के कानों में ये बात डाल दी थी, मोहित की बहन मोहिनी बहुत अच्छी लड़की है और तेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो तू मोहिनी से शादी कर ले। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं मोहित से प्यार करती थी और मैं ये नहीं चाहती थी ये मेरी सौतन बने, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी और मोहिनी के घर वाले तो काफ़ी अमीर फैमिली से थे। मोहित मुझे बहाने बहाने से कई बार घुमाने फिराने भी ले गया था। मैंने अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन भी उनकी सेवा में बिताए थे, लेकिन उन सबको मुझसे औलाद चाहिए थी और मेरा पति भी मुझसे बहुत उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। बच्चा नहीं हो रहा था तो उसमें मेरी क्या गलती थी? हमने बहुत चेकअप भी करवाया था, कोई खास बीमारी तो नहीं बताया था। मैं चाहती थी मोहिनी के भाई मोहित से मेरा एक बच्चा हो जाए। मोहिनी हमारे मोहल्ले की ही लड़की थी और उसका भाई मोहित था जो हमारे घर पर बहुत आता जाता था और मेरे पति के साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। बस तभी से मुझे उससे प्रेम हो गया था और मैं चाहती थी मैं उसका एक बच्चा पैदा कर लूं। इधर मेरी सास मोहिनी को मेरी सौतन बनाना चाहती थी। मेरा पति भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार था। मेरी सास ने मोहिनी के घर रिश्ता भेजने के लिए मन बना लिया था। इससे पहले कि मोहिनी के लिए मेरा पति का रिश्ता जाता, मैंने माँ को कहा कि वह तुम्हारे लिए मोहिनी का रिश्ता भेज दे। माँ ने ऐसा ही किया और मोहिनी के घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैंने जल्दी से जल्द तुम्हारी शादी मोहिनी के साथ करवा दी थी और मोहिनी की विदाई करवा दिया था। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था कि मेरा पति दूसरी शादी ना कर पाए। मेरा पति मेरी चालाकी पर हैरान परेशान रह गया था। उसे उम्मीद ना थी कि मैं इस हद तक चली जाऊंगी। उसकी दूसरी शादी रोकने के लिए अपने भाई की शादी मोहिनी से करवा दूंगी, मगर मैं तो ये कर चुकी थी। वो अपना हाथ मलता रह गया था। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए मैंने अपने पति का एक्सीडेंट करवाया था ताकि मैं विधवा हो जाऊं और दूसरी शादी मोहित से कर लूं। मोहिनी पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, जबकि मैं जानती थी वो मेरे साजिश को समझ चुकी है। मुझे वह किसी जहरीली नागिन की तरह लगती थी। मैंने मजबूरी में उसे अपनी भाभी बना लिया था, वरना वो मेरी भाभी बनने के काबिल नहीं थी। फिलहाल मैं उसे सताने और तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। उसे ताने भी देती थी। मेरा पति उस पर फिदा था। उसने मेरे पति के साथ चक्कर चला रखा था, जबकि वो बेकसूर थी। वह तो इस बारे में जानती तक नहीं थी, मगर मैंने उसको तंग करने में कोई भी कसर ना छोड़ी थी। मेरी नफरत उसके मौत के बाद भी कम नहीं हुई और उसकी बच्ची पर उतारने लगी। फिलहाल मैंने उसके बच्चे को बर्बाद कर दिया,
जिस हद तक मैं खुद बर्बाद हुई थी। अपनी बहन की बात सुनकर मैं अफसोस से अपने बाल नोचने लगा। मैंने मोहिनी पर कभी भी यकीन नहीं किया था। उसने मुझे कहा भी था कि वो अपनी बहन से पूछे इस लड़ाई की वजह क्या है, मगर मैंने अपनी बहन से कभी ना पूछा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस हद तक गिर जाएगी। वह अपने पति के बदले की आग में हम सबको जलाकर राख कर देगी। वह नफरत में इस हद तक बढ़ जाएगी, उसकी बच्चियों को भी ना बख्शेगी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। वह जैसी भी थी मेरी बहन थी। फिलहाल मैं अपनी बच्ची को खुद ही संभालने लगा था। सब ठीक हो गया था। मैं अपनी बहन को घर से ना निकाल सका था। फिलहाल मैंने घर के बीच में ही दीवार करके 2 हिस्से बना दिए थे। एक हिस्सा अपनी बहन को दे दिया और दूसरे हिस्से में अपनी बच्चियों के साथ रहने लगा। मैंने दोबारा विदेश जाने का इरादा ख़त्म कर दिया और इधर ही रहकर अपनी बच्चियों को भविष्य के बारे में सोचने लगा। मैं नहीं चाहता था मैं दोबारा कभी मेरे बच्चियों के साथ ऐसा कुछ करे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।